सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस सेशन में मैं बाबर के साथ आपसे बातचीत करूंगा। बाबर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपसे वादा किया है कि जो कुछ भी होगा मैं संक्षेप में बात करूंगा, गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भी आपका एक सेकंड भी खराब ना होने पाए। इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मुगल साम्राज्य के बारे में, वो सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। बाबर से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी दे देंगे आपको, क्योंकि थोड़ी बेसिक जानकारी आप रहेगी तो आराम से आगे के चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर न्यू थोड़ा सा आपको पता हो कि हाँ न्यू कहां तक भरी है तो मकान बनाना आसान हो जाता है उस पर। तो आज के इस अंक में या आज के इस सेशन में बाबर को हम लोग कम से कम समय में समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर बाबर की बात करते हैं, बाबर पे आते हैं, तो आप सब जानते हो बाबर के आने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो बाबर के बारे में अगर थोड़ा सा हम आपको परिचय दें, पहले तो हम आपको चलो बाबर के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बाबर के बारे में बात ना करके थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में एक लाइन आपको बता देते हैं। देखो, मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति अकबर होगा। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति अकबर होगा। और सबसे छोटा जो शासन होगा मुगलों में, वो रफी उद्दरजात का होगा। रफी उद्दरजात का होगा। ठीक है, रफी उद्दरजात का होगा सबसे कम शासन। बस ये थोड़ी सी जानकारी एक छोटी सी मैं देना चाह रहा था। अब इसके बाद मैं बाबर को शुरू करता हूं। बाबर को मैं शुरू करूं, ठीक है, तो बाबर के बारे में आप सबको पता है कि बाबर कहां का रहने वाला था। बाबर मध्य एशिया का नाम आप सबने सुना होगा। मध्य एशिया में अभी फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान वो पड़ेगा। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में एक स्थान था फरगना, जिसका नाम था फरगना। ये फरगना रियासत का रहने वाला था। फरगना रियासत का रहने वाला था। अब अगर हम बात करें इनके वंशज की, तो चंगेज खां, तो चंगेज खां की तरफ से इनकी माताजी थी। चंगेज खां का जो खानदान था इनकी माताजी का था। इनकी माताजी का नाम था कुतगुल निगार। कुतगुल निगार इनकी माताजी का नाम था। ये सारे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। और अगर हम पिता की बात करेंगे, तैमूर की तरफ से पिताजी थे। तैमूर वंश से पिताजी थे। ठीक है, और पिताजी का नाम था उमर, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इनके बाबूजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम, इनके अब्बा का नाम था। ठीक है, अब हम बात करेंगे धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं, तो आपने सुना होगा सैबानी खान का नाम सुना होगा। तो मध्य एशिया में एक व्यक्ति था सैबानी खान। सैबानी खान ने क्या किया? सैबानी खान ने बाबर को बहुत मारा। बाबर को पीटता है, बाबर को हराता है या बाबर को परेशान करता है, बाबर को हराता है या पीटता है। तो जब सैबानी खान ने बाबर को हराया या बाबर को पीटा, तो बाबर को लगा कि चलो हम कहां चलते हैं, अब भारत की तरफ चलते हैं। तो बाबर क्या करेगा? सैबानी खान से पिटने के बाद बाबर महोदय क्या आएंगे? बाबर भारत की तरफ आएगा। बाबर भारत की ओर भगेगा। भारत की ओर वहां से भगेगा। अब बाबर भारत की ओर भगता है तो फिर लगातार भारत में जो भी चीजें मिलती जाती हैं उस पर अपना कब्जा करता जाता है। और जब भारत आने की बात होगी तो आपने नाम सुना होगा दौलत खान लोदी का नाम सुना होगा आपने। दौलत खान लोदी का नाम सुना होगा। इब्राहिम लोदी के चाचा थे ये, दौलत खान लोदी। आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। और एक व्यक्ति थे राणा सांगा, जैसा कि कहा जाता है राणा सांगा। इन लोगों का सहयोग उसको ये हुआ कि बाबर से इन लोगों ने कहा कि आप आइए भारत में, तो हो सकता है आपको हम लोग हेल्प भी करें। तो दौलत खां चाहते थे कि बाबर आकर के इब्राहिम लोदी को हरा दे। आलम खां भी चाहते थे कि बाबर आए और इब्राहिम लोदी को हरा दे। राणा सांगा भी चाहते थे कि बाबर यहां पे आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा, हरा करके चला जाएगा, तो हम लोग यहां पर आराम से राज कर लेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। बाबर आता है और बाबर आने के बाद इन सबको हराता है और पूरे भारत पर कब्जा करने का प्रयास करता है। तो अब मैं शुरुआती बात करता हूं बाजौर, बाजौर, भेरा और सियालकोट। बाजौर,
भेरा, सियालकोट, ये छोटी छोटी जगहें थी जिसको बाबर जीतने का प्रयास करता है। 1519 से अपना अभियान शुरू करता है। अब लाहौर वगैरह में हम नहीं जा रहे हैं कि लाहौर में 1507 में क्या किया था, बहुत डीप में नहीं जाना। 1519 से ये लगभग कंटिन्यू अपने भारत की तरफ अभियान करता है। फिर दीपालपुर और लाहौर को जीतता है। जीतते 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 जीते अब कहां आता है, ये भारत आ जाता है। अब जिसके सामने अब युद्ध होगा तो पानीपत का पहला युद्ध होगा। अब देखो, अब होगा पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। और ये होता है अप्रैल 1526 में, अप्रैल 1526 में होता है। बाबर ने क्या किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, इब्राहिम लोदी की बाबर ने हत्या कर दी। बात समझ रहे हैं? पानीपत का पहला युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई। मैदान में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी पहला शासक होता है मध्यकाल का। अब उसके बाद इन्होंने, फिर बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपने सभी सहयोगियों को, अपने सहयोगी को क्या किया, चांदी का सिक्का बांटता है। इसको जीतने के बाद चांदी का सिक्का बांटता है। और उस सिक्के का नाम क्या था, शाहरुख नामक सिक्का, शाहरुख, ये सिक्के का क्या नाम था, शाहरुख नामक सिक्का था। याद रखना, आपसे पूछेगा शाहरुख नामक सिक्के को कौन चलाया था, तो बाबर ने चलाया था। ठीक है, बाबर ने अपने सहयोगियों को चांदी का सिक्का बांटता है और कलंदर की उपाधि लेता है। यहीं पर कलंदर की उपाधि लेता है। बाबर ने क्या किया, यहीं पर कलंदर की उपाधि लेता है। तो ये पूछता है कलंदर की उपाधि कब लिया। अब इस युद्ध में जो विशेष था क्या था, तोप और बंदूक का प्रयोग, तोप और बंदूकों का प्रयोग होता है। अब पता है, बंदूकों का प्रयोग तो पहले हो चुका था, लेकिन तोप का प्रयोग भारत में पहली बार यहीं पर मिलता है। याद रखना, पहली बार यहीं पर तोप का प्रयोग। और इसे ही कहते हैं तुलगमा पद्धति, इसे कहते हैं तुलगमा पद्धति का प्रयोग। तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने कहां किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में किया। इस प्रकार से वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ये आपका क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी बाबर के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब हम आगे जब देखेंगे तो ध्यान से समझना। अब इसके बाद 1527 में होगा, 1527 में होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा, खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण था। खानवा का युद्ध होता है, इसमें राणा सांगा को हराता है, राणा सांगा को हराता है, राणा सांगा की हार होती है, राणा सांगा की हार होती है। अब इस युद्ध में विशेष क्या था आपको वो जानना है। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, बाबर ने जिहाद का, इसी में जिहाद का नारा दिया। और ध्यान से समझना, गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि लेता है। ठीक है, और एक टैक्स लगता था मुसलमानों पर, तुलगमा, एक टैक्स लगता था मुसलमानों पर जिसे तगमा टैक्स, तगमा कर को समाप्त कर देता है, तगमा कर समाप्त कर देता है, ये मुसलमानों पर लगता था, समाप्त करता है। अब मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं, याद रखना। जिहाद का मतलब होता, जिहाद युद्ध का मतलब होता है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जिस युद्ध का नाम लिया जाता है उसे जिहाद कहा जाता है। गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम को नहीं मानता उसकी हत्या करने वाला। यानी अगर इस्लाम के, अगर गाजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो भी हिंदू को मारे या सिख को मारे, ईसाई को मारे, बौद्ध को मारे, जैन को मारे, उसकी हत्या कर दे, उसे हम गाजी कह सकते हैं इस्लाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें। और तमगा कर ये मुसलमानों से लेता था, समाप्त कर देता है। तो खानवा के युद्ध में ये 3 बातें होती हैं। पूछेगा आपसे कि गाजी की उपाधि कब लिया, जिहाद का नारा कब दिया, याद रखना इसको। तो राणा सांगा हार गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1528 में आएंगे हम, 1528 की हम बात करेंगे, जब उसका युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध क्या होता है? मेदिनी राय को हराता है। यहां पर मेदिनी राय को हरा देता है। ठीक है, अब समझना, यहां बहुत कुछ नहीं हुआ, यहां भी उसने जिहाद का नारा दिया, यहां भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, जिहाद का नारा दिया था। बात क्लियर हो गई, और यहां कुछ ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा 1529, घाघरा का युद्ध होगा। घाघरा का युद्ध होगा, इसमें खास करके महमूद लोदी और इन्हीं के साथ, इसके साथ शेरशाह सूरी भी होगा। मतलब महमूद लोदी के साथ शेरशाह सूरी भी देंगे और भी कुछ लोग देंगे। घाघरा का युद्ध होगा जिसमें बाबर ने क्या किया? बाबर जीत जाता है, बाबर की जीत हो जाती है, बाबर की जीत हो गई। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण होगी कि ये पहला युद्ध है, भारत में पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था, दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना, तो घाघरा का युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। बात क्लियर। ऐसी जीतने के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या होती है? बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। अब जब बाबर की मृत्यु हो गई ना, तो इसको कहां दफनाया गया? काबुल में मृत्यु हो गई, तो काबुल में इसे, इसका मकबरा कहां है? काबुल में इसका मकबरा बनवा दिया गया। काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है। काबुल में इसका क्या बनवाया गया है? काबुल में इसका मकबरा बन गया। बात क्लियर। इन्होंने क्या किया था? तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी इन्होंने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी इन्होंने लिखी थी। और इसमें विशेष करके, इसमें याद रखना, विशेष बात इसमें होगी, इन्होंने कृष्णदेव राय की बहुत तारीफ की थी अपनी किताब में। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान शासक बताता है। ठीक है, तो बाबर के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग देखते हैं, तो याद रखना है आपको। बाबर का हम लोग क्रम देख लिए, उसका चारों युद्ध देख लिए, पानीपत का युद्ध देख लिए, पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी की युद्ध हो, घाघरा, ये 4 युद्ध महत्वपूर्ण हैं। काबुल में उसकी मजार बनी हुई है। तुजुक ए बाबरी उसकी आत्मकथा है तुर्की भाषा में। अब अगली जो सीरीज होगी, अगला अंक होगा, वो हुमायूं का होगा। ऐसे ही हम लोग कम से कम समय में जो सीरीज चला रहे हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार होना चाहिए, तभी हमें जोश मिलेगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कोई बात होगी, कोई कमी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वाला पॉइंट आपने मिस कर दिया है। आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद, थैंक यू।